गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा बेटा, बॉस नाम से किस स्टूडेंट ने ज्वाइन किया? लीव कर दिया वो। ओके बेटा, कल जो सैटरडे को हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसमें से किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका रीड नो आउट करो बेटा सर। सारे। सभी बच्चे बेटा फोर्थ पार्ट रीड आउट करो। विल गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। एंड माइक ऑफ कर दो बेटा अपने, ठीक है? जब कुछ बोलना हो तभी माइक ऑन किया करो। मंथन सिंह माइक ऑफ कर दे बेटा अपना। ओके बेटा, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर क्लास। जो आपका फोर्थ पार्ट है बेटा आज एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, दैट विल बी द टैक्सी charges in a city. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. ठीक है बेटा, कि टैक्सी जो है वो फिक्स चार्ज, आपका जैसे आप मेटाडोर में बैठते हो तो मेटाडोर वाले आपसे एक फिक्स्ड किराया लेते हैं, चाहे आप 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो चाहे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, वो मिनिमम जो रेंट है वो उन्होंने आपसे पे कलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप फर्दर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से भी रेंट पे करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो देयर इज अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज है जो आपने पे करना है, और एक जो किलोमीटर के हिसाब से रेंट है वो भी आपने पे करना है। बात समझ में आ रही है बेटा कि यू हैव टू बी पे द फिक्स चार्ज ऑल्सो एंड द अमाउंट
दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पर किलोमीटर, कि सपोज फिक्स चार्ज वो x रुपीज ले रहा है और पर किलोमीटर के लिए वो y रुपीज ले रहा है, तो आपने फाइंड करना है कि वो फिक्स चार्ज कितना ले रहा है और पर किलोमीटर के हिसाब से कितने चार्जेस वो पे कर रहा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा सबको? कि क्वेश्चन है कि एक टैक्सी वाले जो है वो आपसे दो तरह के रेंट वसूल कर रहे हैं, एक तो फिक्स चार्ज जो उसने लेना ही लेना है, एक किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर के हिसाब से आपने कितना रेंट पे करना है। ठीक है बेटा, कि सपोज अगर मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, ठीक है, तो उसमें मेरे को एक फिक्स चार्ज सपोज 5 रुपीज फिक्स चार्ज है जो मैंने पे करना है, और पर किलोमीटर के हिसाब से मैंने 3 रुपए पे करने हैं। ठीक है बेटा, तो 5 रुपीज तो मैंने पे करने ही करने हैं, उसके अलावा मैंने 3 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी हर किलोमीटर के लिए 3 रुपए, तो टोटल 10 किलोमीटर के लिए 3 into 10, तो टोटल जो रेंट मैं पे करूंगा दैट विल बी 35 रुपीज। ये चीज वो टैक्सी वाला हमसे वसूल कर रहा है कि पर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज सॉरी, जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज कलेक्ट कर रहा है और पर किलोमीटर के लिए जो है वो 3 रुपीज कलेक्ट कर रहा है। तो इसके हिसाब से हमारा टोटल रेंट कितना बनेगा वो चीज हमने चेक करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? अब हम ये मान के चल रहे हैं कि लेट द टोटल फिक्स चार्ज बी x किलोमीटर रुपीज x एंड द चार्ज पेड फॉर पर किलोमीटर विल बी y रुपीज। तो राइट डाउन बेटा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। मम्मी स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा तो लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। कोई ऐसा और स्टूडेंट जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही? ठीक है सर, सबको दिख रही है। ठीक है बेटा, जिसको नहीं दिख रही है लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, देयर विल बी नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। ठीक है बेटा, तो राइट डाउन लेट द फिक्स चार्ज बेटा माइक ऑफ कर दो। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x and चार्ज पर किलोमीटर per kilometer charge इज इक्वल टू y and per kilometer charge रुपीज बाई b rupees y। now फर्स्ट कंडीशन आपके पास ये है बेटा कि आप फर्स्ट कंडीशन में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो और 105 रुपीज टोटल कॉस्ट पे करके आते हो, टोटल चार्ज पे करके आते हो। तो उसमें आपने फिक्स चार्ज जो है वो x रुपीज है और पर किलोमीटर के लिए जो चार्ज है वो y रुपीज है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट, बेटा माइक ऑफ कर दो प्लीज। कंडीशन फर्स्ट, फिक्स चार्ज जो आपने पे किया दैट विल बी x रुपीज, और जो 10 किलोमीटर के लिए पर किलोमीटर का चार्ज पे किया दैट विल बी 10 into y, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए आप y रुपीज दे रहे हो तो 10 किलोमीटर के लिए आप 10 y रुपीज दोगे। तो टोटल जो आपने कॉस्ट पे की है दैट विल बी 105। दैट विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी पहली इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड आपने x रुपीज फिक्स चार्ज जो पे करना ही करना है, इसके अलावा आपने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 155 रुपीज पे किए हैं। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 155 रुपीज पे किए हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए जो आपने पर किलोमीटर चार्ज दिया है दैट विल बी 15y is equal to 155. That will be your second equation. तो आपके पास दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं बेटा। Now again using the substitution method and tell me what will be the value of x and y. y is equals to 10x, x is equal to 5. बेटा बाकियों को भी सॉल्व करने दिया कर, तू अकेला नहीं है क्लास में। ठीक है, पहले ही आंसर बता देगा तो बाकी सॉल्व क्यों करेगा? ठीक है बेटा, जल्दी बाकी सारे बच्चे सॉल्व करो। और
आंसर Sir, x is equal to 5 and 5 is equal to 10. ओके, तो अगर मैंने 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मैं कितना चार्ज पे करूंगा वो भी चेक करना। 255. बाकी बच्चे भी बेटा जल्दी से फाइंड करो, ठीक है। किसी भी एक बच्चे का कैमरा ऑन करवा के रैंडमली उसकी कॉपी चेक करूंगा। क्या आप साथ साथ में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो? ठीक है बेटा, तो जो फर्स्ट कंडीशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 105 minus 10. x is equal to 105 minus 10y. Let it be your third equation. Now put equation third in equation second. थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे बेटा, तो थर्ड इक्वेशन को जब सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट 105 minus 10y plus minus 15y. 10y plus 15y is equal to 155. 155 ठीक है बेटा, तो यू विल गेट 105 plus 5y plus 5y 155. तो 5y is equal to 155 minus 105. So 5y is equal to 50, which implies y is equal y is to equals to 10. 10. y की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। ये वैल्यू जब आप पुट करोगे थर्ड इक्वेशन में, नाउ पुट y is equal to 10 in equation third, you will get x is equal to 105 minus 10 multiplied by 10, that will be 105 minus 100. तो x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास that will be rupees 5. ठीक है बेटा, that will be rupees 5. कोई डाउट बेटा इसमें? No, ठीक है। sir. ओके, अब नेक्स्ट चीज जो उसने हमसे पूछी है कि अगर हम 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो हम कितना चार्ज पे करेंगे। ठीक है, तो चार्ज फॉर x plus 25y 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो अगर हम 25 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो जो चार्ज हम पे करेंगे बेटा दैट विल बी x plus 25y, और x की जो वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 5, और y की जो वैल्यू आई है बेटा हमारे पास दैट विल बी 10। टोटल रेंट हमने पे किया दैट विल बी रुपीज 255। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि एक फिक्स चार्ज है जो आप पे कर रहे हो और एक पर किलोमीटर का चार्ज है जो आप पे कर रहे हो। तो दोनों को आपने लेट कर लिया, फिक्स चार्ज को x लेट कर लिया और जो पर किलोमीटर का चार्ज है उसको y लेट कर लिया। और उसके अकॉर्डिंग आपको दो कंडीशंस दी हुई थी कि अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो यू आर गोइंग टू पे 155 रुपीज, और अगर आप 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो यू आर गोइंग टू पे 105 रुपीज। उसके अकॉर्डिंग आपने दो कंडीशंस बनाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपने सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपने x और y की वैल्यू निकाली, and then he will asking from you that what will be the charge for 25 किलोमीटर, कि 25 किलोमीटर के लिए आप क्या चार्ज पे करोगे वो आपने चेक करना है। तो वो जो चार्ज हम पे कर रहे हैं दैट विल बी रुपीज 255। क्लियर हो गया बेटा ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट वो पूछ सकता है बेटा। No, No, sir. sir. ओके बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो बेटा, शाबाश।
कि फिफ्थ पार्ट है बेटा आपके पास कि आपके पास एक फ्रैक्शन है। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज न्यूमरेटर एंड अनदर इज डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन ये कह रही है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हो तो जो आपका फ्रैक्शन का आंसर आएगा दैट विल बी 9/11। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन में अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हो तो योर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। और अगर उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 3 ऐड करते हो तो इट विल बिकम 5/6। ठीक है बेटा, अगर आप 2 ऐड करते हो तो इट विल बिकम 9/11 और अगर आप 3 ऐड करते हो तो इट विल बिकम 5/6। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है वो आपने फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है कि Yes, क्वेश्चन sir. बहुत सिंपल है कि फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक बार हम 2 ऐड कर रहे हैं और एक बार हम 3 ऐड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारी फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 9/11 और जब हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारी फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 5/6। पॉइंट क्लियर है बेटा ये? नाउ लेट द फ्रैक्शन बी let the fraction be x/y। कि न्यूमरेटर को हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया तो हमारी फ्रैक्शन क्या है? x/y। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, according to condition first, नहीं अभी नहीं खाना। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट x/y। अब दोनों में न्यूमरेटर में हम कितना ऐड कर रहे थे? +2 और डिनोमिनेटर में भी कितना ऐड कर रहे थे? +2। +2. ठीक है बेटा, दोनों केसेस में हम +2 ऐड कर रहे थे तो जो हमारा आंसर आ रहा था दैट विल बी 9/11। 11. ठीक है बेटा, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे ताकि आपकी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो सके, सो दैट योर इक्वेशन विल गेट सिंप्लीफाइड। तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाय x+2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय y+2। ठीक है बेटा, तो यू विल गेट 11x + 22 +22. is equals to 9/+18। ठीक है बेटा, तो x और y एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको एक तरफ शिफ्ट कर दोगे तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 - 22। ठीक है बेटा, तो जो आपकी पहली इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 11x 11x minus 9y is equal to -4। That will be your first equation। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? No, sir. नो सर। ओके बेटा, नेक्स्ट में यहाँ तक नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस बार हमने कितना कितना प्लस करना है? 3 and 3. 3। और जो हमारा आंसर आ रहा है दैट विल बी 5/6। 5/6. ठीक है बेटा, अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे दोबारा से तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x+3 is equal to 5 multiplied by y+3। You will get 6x plus 18 is equal to 5y plus 15। ठीक है बेटा, तो x और y वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। You will get 6x minus 5y is equal to -3। This will be your second equation। ठीक है बेटा, तो आपको दोनों इक्वेशंस मिल गई हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे और x और y की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन इज 11x minus 9y is equal to -4 और सेकंड इक्वेशन है 6x minus 5y is equal to -3। तो यूज एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड द फ्रैक्शन।
Sir, y is equal to 9 and x is equal to 7. ठीक है बेटा, y9 और x7. ओके बेटा। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू क्या आई आपके पास? 7. इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या आई बेटा? -4 + 9y upon 11. माइनस Sir, x 4। is equal to -4 + 9 upon 11. ठीक है बेटा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। इसको आपने पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, तो पुट इक्वेशन थर्ड इन सेकंड। तो यू विल गेट 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 + 9y by 11 -5y is equal to -3। Is equal to -3. ठीक है बेटा, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट -24 + 54y Before minus -5y. -5y is equal to -3 और इसके नीचे 11 है। तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर सिर्फ एक ही टर्म के नीचे आपके पास डिनोमिनेटर है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आप उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। सबके साथ क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यू विल गेट -24 + 54y -55y is equal to -33। कि 11 को एलिमिनेट करने के लिए हमने 11 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट आवर इक्वेशन विल बी रिमेन बैलेंस्ड। तो यू विल गेट, हमने 55y लिख दिया सर उधर। किधर? Sir, 50. सॉरी बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 54y। तो -24 माइनस y इज इक्वल टू -33। ठीक है बेटा, तो -y इज इक्वल टू -33 + 24 which implies -y is equal to -9, minus cancel, your y value will be 9। तो y की जो वैल्यू आएगी वो 9 आएगी बेटा। ठीक है, अब ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे और x की वैल्यू फाइंड करोगे, तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी 7। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन is 7/9। 9. क्लियर है बेटा? इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, नो सर। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब बेटा किसको आवाज नहीं आ रही? सर मैं लीव करके आता हूँ फिर से। ओके बेटा, सर मैं ठीक है बेटा, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. तो 11 को कैसे कैंसिल करना है इसमें x में? 11 को कैंसिल करने के लिए या तो एलसीएम ले लो, ठीक है बेटा, और एलसीएम लेने के बाद अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आपने 11 को, जो बाकी बची हुई दो टर्म्स हैं कि जिनके नीचे 11 है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बाकी बची हुई दो टर्म्स हैं उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है बेटा? फिर से समझाना एक बार एक्स वाले टर्म से। सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तभी। आप बेटा इक्वेशंस क्लियर हो गई थी? ठीक है, तो इक्वेशंस क्लियर होने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, दैट विल बी -4 + 9y by 11, और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब हमने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट किया तो यू विल गेट 6 मल्टीप्लाइड बाय -4 + 9y by 11 -5y is equal to -3। ये थर्ड इक्वेशन हमने सेकंड में पुट की, और इसमें पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी -24 and 6 multiplied by 9 that will be 54 minus 5y is equal to -3। अब नीचे डिनोमिनेटर में 11 था, इस 11 को एलिमिनेट करने के लिए हमने 11 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 11 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो हमारा 11 है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए। अब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद हमारे पास जो आंसर आया सॉल्व करके दैट विल बी y is equal to 9, और ये वैल्यू फिर हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 7। तो जो हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है दैट इज 7/9।
9। कोई डाउट बेटा इसमें? सर एक्स की वैल्यू कैसे आई? थर्ड इक्वेशन में पुट करके बेटा, हर बार थोड़ी पुट करूंगा, खुद भी तो कुछ करो। पुट y इज इक्वल टू 9। कैंसिल कैसे होगा 11? अरे यार 6 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछ रहा है। 11 को शिफ्ट नहीं कर दिया दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में? गॉट इट बेटा? कि यहाँ पे 11 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से ट्रांसपोज करके किस साइड शिफ्ट कर दिया हमने उसको? राइट हैंड साइड में। तो यू विल गेट -24 प्लस 54y माइनस 55y इज इक्वल टू -33। तो 11 को एलिमिनेट करने के लिए हम उनको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाए। क्लियर हो गया बेटा? ये जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। यस सर, यस यस। ठीक है, मैंने नाम नहीं पूछा है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था। इज दैट क्लियर टू दैट वन? ठीक है बेटा। अब जो y की वैल्यू है वो हम थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी दैट विल बी x इज इक्वल टू -4 प्लस 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11। तो -4 प्लस 81 डिवाइडेड बाई 11, तो यू विल गेट 77 बाई 11। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 7। क्लियर है बेटा ये सबको कि x की वैल्यू 7 कैसे आई? सर ओके Yes, sir. ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा। जो 6th पार्ट है आपके पास वो आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, 6th पार्ट है आपके पास। 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस का क्या मतलब हुआ? Sir, after 5 years. After 5 years. आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है कि 5 साल के बाद जो जैकब है, हु इज दिस हाई फाई सरदार? रमनदीप। रमनदीप। एंट्री नहीं मिलेगी बेटा, नाम से एंटर करो। ओके बेटा। 5 ईयर हेंस की 5 साल के बाद जो जैकब की एज है दैट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन एज। कि जैकब की जो एज होगी वो उसके सन के एज के कितने टाइम हो जाएगी? 3 टाइम्स, आज से 5 साल के बाद। एंड 5 ईयर्स एगो। 5 ईयर्स एगो का क्या मतलब हुआ? 5 साल उसके पहले. 5 साल पहले। 5 ईयर हेंस का मतलब कि 5 साल के बाद, यानी हमने 5 साल ऐड करने हैं, और 5 साल पहले का मतलब हमने 5 साल माइनस करने हैं। ठीक है, तो जब हम ऐड कर रहे हैं तो जैकब की जो एज है दैट विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, और जब हम माइनस कर रहे हैं दैट विल बी 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी? तो मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा, वैल्यूज आप खुद फाइंड करोगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ Jacob be X year. Let the age of Jacob be X year, and the age of his son be Y year. ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ये जैकब की एज है और ये उसके सन की एज है बेटा। ठीक है, जैकब की एज x है और सन की एज y है। ठीक है, और दोनों की एज में 5-5 साल ऐड करने हैं। दोनों की एज में कितने कितने साल ऐड करने हैं? 5-5 ईयर्स, क्योंकि 5 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो दोनों की एज में हमने 5-5 ईयर्स ऐड कर दिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो जैकब की एज है 5 साल बाद, वो उसकी सन की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। सन की एज के कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 टाइम्स। Times. ठीक है बेटा, तो जब भी आप एजेस वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले एजेस को सेपरेटली लिख लो। उसके बाद जितने साल आपने प्लस करने हैं तो प्लस करो, माइनस करने हैं तो माइनस करो। उसके बाद इस बात का ध्यान रखना बेटा कि फादर की एज हमेशा सन की एज से बड़ी होगी। तो जो भी 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा या प्लस करना होगा वो सन की एज के साथ ही होगा। फादर की एज जो है वो एज इट इज रहेगी।
ठीक है बेटा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 5। तो जो आपके पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास बनी बेटा दैट विल बी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। 10 दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, सिमिलरली सेकंड कंडीशन में हम उनकी जो एज है वो 5 साल पीछे लेके जा रहे हैं, 5 साल माइनस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड x minus 5 x और y दोनों में आपने 5 साल माइनस करने हैं। कितने साल माइनस करने हैं? 5 साल माइनस करने हैं। तो उस केस में जो फादर की एज थी वो सन की एज के 7 टाइम्स थी। अगेन जो 7 टाइम्स है वो सन की एज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तभी वो एज बैलेंस होगी। तभी वो एज क्या होगी? बैलेंस होगी। सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि फादर की एज 49 ईयर्स है और सन की एज 7 ईयर्स है। तो अगर हमने दोनों की एज को बैलेंस करना है तो सन की एज के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, फादर की एज के साथ 7 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है बेटा कि जब भी हम एजेस वाले क्वेश्चन लेते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पेरेंट्स एज विल बी ग्रेटर देन द सन्स एज या डॉटर्स एज, और जो भी आपने 7 टाइम्स प्लस मल्टीप्लाई करना है वो हमेशा डॉटर या सन की एज के साथ होगा। पेरेंट्स की एज को आप के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, अदरवाइज वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 5 minus 35 35 x minus 7y is equal to minus 30 minus 35 plus 5. plus So you will get x minus 7y is equal to minus 30. minus 30 ठीक है बेटा, that will be your second equation. सेकेंड इक्वेशन। और इस इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और इस बार मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करने वाला, आप सॉल्व करेंगे। सर सेकंड इक्वेशन फिर से वो समझाना सर। सेकेंड इक्वेशन है बेटा कि आपकी जो फादर और सन की एज है, दोनों की एज में से हम 5 ईयर्स कम कर रहे हैं। कितने कितने ईयर्स कम कर रहे हैं? 5 ईयर्स कम कर रहे हैं कि दोनों की एज में से 5 साल कम कर रहे हैं। तो जब 5 साल कम कर रहे हैं तो कंडीशन ये कहती है कि उस टाइम जो फादर की एज थी वो सन की एज के 7 टाइम्स थी। सन की एज के कितने टाइम्स थी? 7 टाइम्स थी। तो इसलिए हमने सन की एज से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया था। एज ऑफ द सन विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 7। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। 7y यहाँ पॉजिटिव था, दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो नेगेटिव, -5 यहाँ नेगेटिव था तो दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो पॉजिटिव। तो योर इक्वेशन विल बी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। दैट विल बी योर सेकंड इक्वेशन। तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है बेटा, और मुझे आंसर्स बताओ और फिर हम कल एलिमिनेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। माइक ऑफ कर दो बेटा। सर मुझे जब y 10x वैल्यू 40 10 है। y equal to 10 x equal to 40 ओके बेटा, कोई कुछ कह रहा था? सर y equal to 10 ओके, और कोई डाउट बेटा किसी को? no sir नो सर ठीक है बेटा, तो इक्वेशंस को सॉल्व करके जो आंसर आएगा कि y जो 10 आएगा यानी सन की एज 10 साल होगी और जो फादर की एज होगी दैट विल बी 40 ईयर्स। अब ये सॉल्व कैसे होगा ये आप खुद चेक करोगे बेटा, ठीक है। हर इक्वेशन में सॉल्व करके नहीं दे सकता, ये इक्वेशन आप खुद सॉल्व करके चेक करोगे, ठीक है। इक्वेशन बनाने में किसी को कोई डाउट? अगेन आई एम रिपीटिंग बेटा, स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेटमेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते हैं आपको। तो इसमें सबसे जरूरी है कंडीशंस को पहचानना, समझना और उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन फ्रेम करना, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, जो आपकी डेली लाइफ में चीजें होती हैं, ठीक है बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग आपने वो क्वेश्चंस को समझना है। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? सर No, sir. सर Any student have any doubt related to these 3 questions? no sir ओके बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं है? No, sir. no sir ओके बेटा, you can leave the class. We'll meet tomorrow, ठीक है। Stay safe and stay at home. थैंक यू सर।
Okay, sir. Thank you, sir. Okay, बेटा, have a Thank you, great day. sir. Thank you, sir.